हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक तिनका, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कविता का सारांश और भावार्थ। अंत में इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप भी हमारे साथ साथ पढ़ते हैं कविता एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो यहाँ पर जो है बच्चों, आप ध्यान दें, ये जो कवि हैं इस कविता के, यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दें कि कवि ने इस कविता में बताया है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का अंत करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। तो आइए इसके बाद जान लेते हैं यहाँ पर इस कविता का सारांश और भावार्थ। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर यह है एक तिनका कविता का सारांश। एक तिनका कविता में कवि अयोध्या प्रसाद यानी कि हरिऔध जी ने मनुष्य को घमंड ना करने की नसीहत दी है। कवि कहता है कि एक बार वह बहुत घमंड से भरा हुआ था, किसी को अपना समकक्ष यानी कि अपने बराबर नहीं समझता था। एक दिन वह अपने छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था। आप जानते हैं ना, मुंडेर का मतलब जैसे कि बालकोनी या छत के किनारे पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ तिनका कवि की आँख में गिर पड़ा। कवि परेशान होकर बेचैन हो उठा, उसकी आँखें लाल होकर दुखने लगी। कवि के प्रियजन आँखों से तिनका निकालने के लिए दौड़ पड़े। आप ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे आप दौड़ पड़े। कवि की सारी अकड़ तिनके से पानी पानी हो गई। किसी प्रकार उसकी आँख से तिनका निकाला गया। आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर किस प्रकार से उसकी आँख से आकर जो तिनका पड़ा हुआ है वो लोग आकर निकाल रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से तिनका निकला। तिनका आँख से बाहर निकाले जाने पर कवि की बुद्धि ताने मारने लगी। बुद्धि ने उसको समझाया कि तू इतना क्यों ऐंठता है, तुझमें इतना घमंड क्यों है, क्योंकि तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है, अतः तुम घमंड से बचो। तो बच्चों, यही इस कविता में कहा गया है। इस कविता का सार यही है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तिनका यदि व्यक्ति की आँख में पड़ जाता है तो वह कितनी परेशानी में आ जाता है। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर, यानी कि इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपके लिए प्रश्न है कविता से। पहला प्रश्न है आपके लिए, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। तो इस प्रकार से आप जो है इन्हें जो एक साधारण वाक्य में बदलेंगे। तो जो पहले था यहाँ पर फर्स्ट वाला था, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, ये तो कविता की तरह दिया हुआ था और आपने इसको साधारण वाक्य में बदलना है, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। तो यहाँ पर आप साधारण वाक्य में लिखेंगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कै, ख, ग और घ। तो यह एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो पहले थे आपके लिए, ये जो है उदाहरण थे आपके लिए, जैसे कि एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, तो मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। इसी प्रकार से मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो लोग कपड़े की मूठ देने लगे। जैसे इनको यहाँ पर जो है कविता की पंक्तियों को साधारण वाक्य में बदला गया है, इसी प्रकार से आप इन चारों को भी साधारण वाक्य में बदलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपके लिए कै वाला, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। तो यहाँ पर आप साधारण वाक्य में क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। और दूसरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं ख वाला, लाल होकर भी दुखने लगी, आँख भी दुखने लगी। यहाँ पर लिखेंगे आप लाल होकर, यहाँ पर जो है आँख लिखेंगे, आँख भी दुखने लगी। और इसका उत्तर लिखेंगे आप साधारण वाक्य में, आँख लाल होकर दुखने लगी। इसके बाद तीसरा होगा आपके लिए
ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। और इसके बाद जो है गह वाला है यहाँ पर प्रश्न में, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। तो यहाँ पर आप क्या उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप, किसी ने ढब से तिनका निकाला। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। आप उत्तर में लिखेंगे, इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। उस तिनके से काफ़ी बेचैन हो उठा कवि। उसका सारा घमंड चूर हो गया। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उसकी आंख में पड़ा तिनका निकालते हैं। तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है। तो बच्चों आप ध्यान दें, इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ यानी कि छोटा सा व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है तीसरा प्रश्न आपके लिए, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। तो आप उत्तर लिखेंगे, घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। वह बेचैन हो गया और उसका सारा ऐंठ समाप्त हो गया, यानी उसका सारा घमंड जाता रहा। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपके लिए, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। तो आप उत्तर लिखेंगे, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में डाली। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है आपके लिए, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी, आप देखें यहाँ पर, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कब हूँ न निंदिए, पाँव तले जो होए, कब हूँ उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कविता और जो यहाँ पर जो है कविता की लाइनें दी हुई हैं और इसी प्रकार से चेतावनी कबीर ने भी दी है। क्या चेतावनी दी है, ये लाइनें कबीर की हैं। तो आइए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा, इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। आप उत्तर में लिखेंगे, उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, यानी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आंख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। और इन दोनों काव्यांशों की जो पंक्तियां हैं इनमें दोनों काव्यांशों में अंतर यह है कि हरिओत जी द्वारा लिखी पंक्तियों में किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है। छोटे से छोटे वस्तु का अपना महत्व होता है। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक तुच्छ यानी कि छोटी समझी जाने वाली चीज़ या वस्तु का अपना महत्व होता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अनुमान और कल्पना की। तो आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई अन्य नाम दिया होता तब कविता के वाक्यों में बदलाव किया जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई अन्य नाम लिखकर वाक्य के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी इसको जो है बदल कर देख सकते हैं, अपने आप भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इस उत्तर को देखकर यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले मैं था तो यहाँ पर अगर वह कर दिया जाए तो कितना बदलाव कविता में आएगा, आइए देख लेते हैं। वह घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में उसकी पड़ा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या अंतर पड़ा, यहाँ पर मैं की जगह वह हो गया तो यहाँ पर क्या है, एक तिनका आँख में, यहाँ पर मेरी था तो मेरी की जगह उसकी हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वह की जगह उसकी हो गया। और उसके बाद क्या अंतर हुआ, वह झिझक उठा, फिर यहाँ पर मैं झिझक उठा था तो यहाँ पर वह झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब उसकी समझ में, तब मेरी समझ था ना यहाँ पर, तब हो गया उसकी समझ में।
समझने यूं उसे, और यहाँ पर जो है मुझे की जगह हो गया उसे। ताने दिए ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, और एक तिनका बहुत है तेरे लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, वह की जगह उस, वह जब हमने वह का प्रयोग किया तो जो है मेरी की जगह उसका हो गया या उसकी हो गया। इस प्रकार से कविता में बदलाव आ गया। इसका उत्तर आप इसी प्रकार से लिखें। इसके बाद है अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न दूसरा। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, तब समझने मुझे यूं ताने दिए। तो इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ, आप देख रहे हैं ना, इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक के दो पात्र होते तो उनको अभिनय कैसा होता या उनका अभिनय कैसा होता। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे ऐंठ और समझ कैसे कैसे होगा। समझ, ऐंठ इतनी इतना ऐंठती क्यों हो, और ऐंठ क्या, समझ यह तेरी समझ से बाहर की बात है। समझ क्या बोलेगी, ऐसी बात कौन सी है, ऐसी कौन सी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती। ऐंठ फिर कहेगा समझ तेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि मनुष्य सुंदर हो, धनवान हो, समाज में ऊंचा स्थान रखता हो तो उसे अपने ऊपर घमंड आ ही जाता है। फिर समझ क्या जवाब देगी, नहीं, ऐंठ कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब तो क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन मनुष्य की विनम्रता, उसकी परोपकार की भावना, वह हंसमुख स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार से इनमें वार्तालाप होगी। इतने में ऐंठ की आंख में एक तिनका उड़कर गया और समझ ने क्या कहा, ऐंठ इतना तिलमिला क्यों रही हो। ऐंठ ने कहा, न जाने कहाँ से आंख में तिनका आकर पड़ गया है, मैं तो बहुत बेचैन हो रही हूँ। समझ ने फिर कहा, अब तुम्हारी घमंड कहाँ गया, तुम्हारा घमंड कहाँ गया। एक छोटे से तिनके से तिलमिला उठी। फिर ऐंठ ने जवाब दिया, मुझे क्षमा करो समझ, मैं कभी अपने पर घमंड नहीं करूँगी। तो इस प्रकार से आप इन दोनों को जो है एक व्यक्ति का नाम देकर, इसे जो है व्यक्ति का रूप देकर इनका वार्तालाप लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये है आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर। और यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है, इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। उठा बबूला प्रेम का, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, कबीर की लाइनें हैं ये। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया तिनका तिनके पास। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, तिनका शब्द का कितनी बार प्रयोग है, तिनका 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 और तिनका। तो 1 2 3 4 4 बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है और 5वीं बार तिनके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे, जिस प्रकार के झोंके से उड़कर तिनके आसमान में चले जाते हैं और सभी तिनके बिखर जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के प्रेम में लीन हृदय सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर ऊपर उठ जाता है। वह आत्मा का परिचय प्राप्त कर परमात्मा से मिल जाता है, यानी उसे अपने अस्तित्व की पहचान हो जाती है और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर ईश्वर के करीब पहुंच जाता है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है। इनके अलग अलग अर्थ की जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पर इन सब के अलग अलग अर्थ यहाँ पर आप समझ गए होंगे। इसके बाद बच्चों आइए बात करते हैं यहाँ पर भाषा की बात। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से किसी, जैसे यहाँ पर आप देखें, ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित हो चुके हैं। जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धर्म से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, धम से और छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रियाओं को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्य के खाली स्थान भरिए। तो आप यहाँ पर जो है भरेंगे, आप क्या देखें, आप यहाँ पर छप से, टप से, थर से, फुर से और सन से। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप देखें यहाँ पर, जैसे मेंढक पानी में कैसे कूदा, आप यहाँ पर लिखेंगे इन वाक्यांशों से। और जैसे कि नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद, यहाँ पर आप फिर भरेंगे। और फिर गाय वाला है, शोर होते ही चिड़िया उड़ी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, और ठंडी हवा, यहाँ पर आप कुछ भरेंगे। उसके बाद गुजरी मैं ठंड में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इनमें से जो है कुछ ना कुछ शब्द जो है छांट कर लिखेंगे। जैसे कि ये हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, चिड़िया कैसे उड़ी, फुर्र से उड़ी। तो यहाँ पर आप उत्तर दे सकते हैं।
और इसी प्रकार से आप उत्तर क्या लिखेंगे, आइए यहाँ पर जान लेते हैं। उत्तर होगा आपका मेंढक पानी में छप से कूद गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंढक पानी में छप से कूद पड़ा। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, पहला था आपके पास छप से, यहाँ था आपके पास छप से, और इस छप से जो है इसको आप पहले वाक्य में लिखेंगे। यहाँ पर आप जो है पहले वाक्य को लिखेंगे, मेंढक पानी में छप से कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से, यहाँ पर लिखेंगे आप टप से। और इसी प्रकार से आप शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ गई और ठंडी हवा गुजरी मैं ठंड में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सन से। ठंडी हवा कैसे गुजरती है, सन से या थर से। तो आप यहाँ पर उत्तर देखें इसका, ठंडी हवा सन से गुजरी, सन से लिखेंगे, मैं ठंड से थर से कांप गया। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी प्रकार लगातार देखते रहें चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो।